हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पिछली वीडियो में 2018 एमपी सेट का इंग्लिश लिटरेचर का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर रहे थे अलॉन्ग विद दी ऑप्शंस। तो पिछली वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम 21 क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब 21 नंबर का क्वेश्चन है, हु असर्टेड बट इफ थॉट्स corrupts language, language can also corrupt thoughts while examining the politics of language। तो ये किसने बोला था? जॉर्ज ऑरवेल ने बोला था। तो ये सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज ऑरवेल का एक वर्क है पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है, पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है। तो ये जॉर्ज ऑरवेल का है, ठीक है। और इसके अलावा जॉर्ज ऑरवेल का एक वर्क है 1984 एनिमल फार्म, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जॉर्ज ऑरवेल का। इसके अलावा जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें विलियम फॉकनर जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड लिखते थे, और क्लीनिथ ब्रूक का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है, न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। पहली बात तो क्लीनिथ ब्रूक्स, और इनका द वेल रोट अर्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल रोट अर्न की जो डेट थी वो क्या है? 1947। हम इंडियंस को तो ये डेट बिल्कुल हम भूल ही नहीं सकते। द वेल रोट अर्न की डेट क्या है? 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर गौरा या फिर गोरा इज़ अ नोवेल ऑन द थीम ऑफ। तो इसकी थीम क्या है? ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर, ठीक है। ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर इसकी थीम है। 1910 में इनका ये वर्क आया था, और ये नेशनलिज्म की बात करता है, हिंदू आइडेंटिटी की बात करता है, ब्रह्मो समाज और वर्सेस जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है उसकी बात करता है, और इसके अलावा ईस्ट वेस्ट की आइडियोलॉजी की भी बात करता है, ठीक है। जो प्रोटैगनिस्ट रहती है हमारी गौरा, जो हमारे गौरव रहते हैं वो क्या डिस्कवर करते हैं कि वो एक्चुअली आयरिश हैं बाय बर्थ, है ना। गौरव क्या डिस्कवर करते हैं कि वो आयरिश हैं बाय बर्थ। तो एक तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसमें कवर किया गया है, ठीक है। बंगाली कल्चर की बात करें तो बंगाली थे रविन्द्रनाथ टैगोर, बट इसमें डिस्कस नहीं किया है। और जो इंडियन कल्चर इन पाकिस्तान है तो ये तो प्री पार्टीशन वाली चीज़ इसमें कुछ हुई नहीं है। वेजेस ऑफ फ्रीडम भी इसका नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक और वर्क जो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, 1913 में जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, दैट इज़ गीतांजलि। गीतांजलि बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोरा इज़ अ कैरेक्टर इमॉर्टलाइज्ड बाय। तो ये 23 नंबर का क्वेश्चन है। नोरा इज़ अ कैरेक्टर इमॉर्टलाइज्ड बाय। तो नोरा कैरेक्टर किसके वर्क का है ये पूछा गया है बेसिकली। तो हेनरिक इब्सन का एक वर्क है ए डॉल्स हाउस। ए डॉल्स हाउस करके इनका एक वर्क है, उसमें एक कैरेक्टर है नोरा। किसका वर्क है? हेनरिक इब्सन का वर्क है। ये अर्ली फेमिनिस्ट ड्रामा में से माना जाता है। नोरा जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, और इसमें फेमस लाइन भी है, डोर स्लैम हर्ड अराउंड द वर्ल्ड, है ना। तो ये इसका आंसर है। एमिली जोला की बात करें तो इनको नेचुरलिज्म से रिलेटेड माना जाता है ना, और फादर ऑफ नेचुरलिज्म भी कहा जाता है। इनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसका नाम है नाना। तो एमिली जोला का इम्पोर्टेंट वर्क क्या है? नाना। और इसका सबटाइटल भी पूछ सकते हैं क्योंकि नाना अक्सर पूछा जाता है। इसका सबटाइटल है द नेचुरल एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ अ फैमिली अंडर द सेकेंड एम्पायर। इसकी सेकेंड एम्पायर, इसकी जो सेटिंग है वो भी सेकेंड एम्पायर फ्रांस है। इसका सबटाइटल क्या है? द नेचुरल एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ अ फैमिली अंडर द सेकेंड एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which one of the following was not involved in the production of the influential most postmodern text Learning from Las Vegas? तो ये जो पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट है लर्निंग फ्रॉम द लास वेगास, इससे रिलेटेड कौन कौन थे? रॉबर्ट वेंचुरी थे,
स्टीवन थे, डेनाइस स्कॉट थे। हैरोल्ड ब्लूम आपको पता होगा एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है ना हैरोल्ड ब्लूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट इन्वॉल्व पूछा है आपको, हैरोल्ड ब्लूम पता है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैरोल्ड ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश विद वर्क्स लाइक टू इंडिया माई नेटिव लैंड, है ना। ये किस किस के वर्क हैं? टू इंडिया माई नेटिव लैंड एंड द फकीर ऑफ जहांगीरा। तो आपको टू इंडिया माई नेटिव लैंड फिर भी ना पता हो तो फकीर ऑफ जहांगीरा तो बिल्कुल पता होना चाहिए। किसका है ये? हेनरी डेरोजियो का है। हेनरी डेरोजियो जो थे वो लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट बोले जाते हैं, है ना। और ये प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज कैलकाटा में, और वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन पोइट्स माने जाते हैं जो कि इंग्लिश में लिखते थे। और दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो माइकल मधुसूदन दत्त की फेमस है मेघनाद बोध काव्य, है ना। और जो टू इंडिया माई नेटिव लैंड है, ये एक पेट्रियाटिक सोनेट बोल सकते हैं हम, है ना। इसमें सॉरो एक्सप्रेस किया गया है ओवर इंडियाज लॉस्ट ग्लोरी, जो इंडिया की ग्लोरी थी जो लॉस्ट हो गई है उसके बारे में बताया गया है। और ये इसकी बात करें द फकीर ऑफ जहांगीरा की, तो ये सती सिस्टम के बारे में बताती है, सोशल कस्टम्स के बारे में बताती है, ठीक है, बंगाल की स्पिरिट को दर्शाती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन से मनमोहन घोष जो है एक विक्टोरियन स्टाइल इंडियन पोएट थे, ठीक है। और सरोजिनी नायडू को तो आपको पता ही होगा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, है ना, ये सब। और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता था, और इनको नेशनलिस्ट लिरिक पोएट भी बोला जाता है। और अगर हम हेनरी विवियन डेरोजियो, इनका पूरा नाम था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, तो इनकी एक पोएम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द हार्प ऑफ इंडिया, ठीक है। हार्प ऑफ इंडिया बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू whom वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ विमेन, तो ये फेमस स्टेटमेंट है किसका? सिमोन डी बिवॉर का, है ना। वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ विमेन, ये अक्सर पूछा जाता है। और सिमोन डी बिवॉर का हमने पढ़ा था, कौन सा वर्क फेमस है? सेकंड सेक्स, द सेकंड सेक्स, और इनका ही स्टेटमेंट है फेमस, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ विमेन, ठीक है। और ये जीन पॉल सार्ट्रे से भी एसोसिएटेड है। इन्होंने बोला था कि जेंडर जो है एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है ना, सोशली इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, बायोलॉजिकली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि जेंडर क्या है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया है। और इनका एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने विमेन को कैसे बताया था? एज अदर। तो विमेन को क्या बोला था इन्होंने? अदर। तो ये पूछते हैं कि विमेन को कैसे ट्रीट किया जाता है? एज अदर इन पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करती हैं, है ना। और वन इज़ नॉट बॉर्न वाला तो बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट अगर ऑप्शन देखें तो एलन शोवाल्टर का इनका एक फेमस वर्क है लिटरेचर ऑफ देयर ओन। वर्जीनिया वुल्फ का है रूम ऑफ वंस ओन, है ना। और जो एलन शोवाल्टर है इनका है लिटरेचर ऑफ देयर ओन, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, है ना। और इनका एक ऐसे भी है टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोइटिक्स करके इन्होंने एक ऐसे दिया है। और इनका फेमस कॉन्सेप्ट है जो अक्सर पूछा जाता है, गायनो क्रिटिसिज्म टर्म किसने दिया है? एलन शोवाल्टर ने दिया है, ठीक है। गायनो क्रिटिसिज्म, इसके अलावा इन्होंने 3 फेज बताए हैं विमेन की राइटिंग के। पहला होता है फेमिनाइन, दूसरा होता है फेमिनिस्ट, और तीसरा होता है फीमेल। तो इन्होंने 3 फेज बताए हैं विमेन राइटिंग के, फेमिनाइन, फेमिनिस्ट और फीमेल, ठीक है। और एलन मोर की बात करें तो लिटरेरी विमेन करके इनका एक वर्क है। क्या वर्क है? लिटरेरी विमेन, ठीक है। और इनका फेमस एक टर्म है फीमेल गोथिक करके इन्होंने वर्क दिया है, फीमेल गोथिक। तो ये टर्म्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे शोवाल्टर का पूछ लिया, जो मैंने आपको बताया गायनो क्रिटिसिज्म का, और विमेन एज अदर का किसने दिया है? तो सिमोन डी बिवॉर, है ना। और जेंडर पूछ लेंगे, जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, ये किसने बोला है? तो सिमोन डी बिवॉर ने बोला है ना। एलन मोर्स का वर्क कौन सा है? लिटरेरी विमेन है, और इन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया है? फीमेल गोथिक,
वर्जीनिया वुल्फ की बात करें तो इनका मैंने आपको फेमस बता ही दिया है, रूम ऑफ वंस ओन, और इसकी तो डेट भी याद होनी चाहिए आपको, 1929। वर्जीनिया वुल्फ की नोवेल भी फेमस है, नोवेल का नाम है मिसेस डॉलोवे। टू द लाइट हाउस भी फेमस है। मिसेस डॉलोवे कब आया था? 1925 में। टू द लाइट हाउस कब आया था? 1927 में। और बस इनका ये ज़्यादा याद रखना है आपको, रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें उन्होंने बोला था कि विमेन को किस किस ज़रूरत रहती है, मनी की और एक रूम की, टू राइट फिक्शन। विमेन नीड मनी एंड अ रूम टू राइट फिक्शन। तो इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल इंडिपेंडेंस की बात की थी। लेकिन वन इज़ नॉट बॉर्न, और ये वाला किसका है? सिमोन डी बिवॉर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम्स concept that the social class achieves a predominant influence and power not by direct and overt means but by succeeding in market its ideological views so persuasive that the subordinate classes unwittingly accept and participate in their own operation। तो ये डायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं फोर्स बाय कंसेंट या फिर रूल बाय कंसेंट की, ठीक है। और ग्राम्स्की का अगर आपको स्टेटमेंट ना भी पढ़ो तो आपको पता है, हेजेमनी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था किसमें? प्रिजन्स नोटबुक में, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, है ना, ये जो दिया हुआ है, आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस की बात की थी, जिसको क्या बोला था इन्होंने? हेजेमनी बोला था, ठीक है। प्रेजेंस नोटबुक जो है पोस्थ्यूमसली पब्लिश किया गया था, है ना, इनकी डेथ के बाद। और हेजेमनी का मतलब क्या होता है कि रूलिंग क्लास जो है कंट्रोल करती है सोसाइटी को, नॉट बाय फोर्स बट बाय कंसेंट, है ना, कि जो सबऑर्डिनेट क्लासेस हैं वो अनविटिंगली क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं इन देयर ओन ऑपरेशन, है ना, खुद के ही ऑपरेशन के लिए जो आइडियोलॉजी है, इट बिकम्स सो नॉर्मल दैट जो ऑपरेस्ड पीपल हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इन्होंने इसके अलावा कल्चरल डोमिनेंस की बात की है, आइडियोलॉजिकल कंसेंट की तो बात की ही है ना। और अगर और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें तो इंटरपेलेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लुई अल्थुजर ने दिया है। इंटरपेलेशन किसका कॉन्सेप्ट है? लुई अल्थुजर का है। इन्होंने भी आइडियोलॉजी की बात की है, लेकिन इनके ऐसे का जो वर्क है उनका, उसका पूरा नाम है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी स्टेट अपैरेटस। तो जहाँ स्टेट अपैरेटस की बात होगी वहाँ आप क्या लगा के आओगे? अल्थुजर, है ना। इन्होंने बोला था कि आइडियोलॉजी है जो है वो कॉल करती है इंडिविजुअल इनटू सब्जेक्टिव पोजीशन, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है हर्मीनियोटिक्स की बात करें तो ये थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है इसको, है ना। और नॉन सिंक्रोनस की बात करें तो ये अर्नेस्ट ब्लोच ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो अनइवन है, नॉन सिंक्रोनस है। तो आपको अगर ग्राम्स्की का पता है, हेजेमनी की बात करें तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एडवांस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? टी.एस. इलियट ने नहीं दिया है, गोएथे और बायरन भी नहीं है, जॉन कीट्स ने दिया है, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया है? जॉन कीट्स ने दिया है। कीट्स जो हैं ओड्स के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं, टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट का फेमस एक ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि 1919 में आया था, आपको ये याद रखना। और इनका एक और ऐसे है मेटाफिजिकल पोएट्स करके, वो 1921 में आया था। और इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जैसे कीट्स ने दिया था, ऐसे ही टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है। गोएथे का एक वर्क है फोस्ट करके, है ना, फोस्ट करके इनका एक वर्क है। मार्लोवे का जैसे डॉक्टर फॉस्टस है ना, ऐसे गोएथे का फोस्ट करके एक वर्क है, ठीक है। लॉर्ड बायरन जो है, इनको बायरनिक हीरो भी बोला जाता था, और इनका फेमस वर्क है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु क्रिएटेड लेडी बेरफ्राम, इजाबेला थॉर्पे एंड मिस जेनिंग्स एज फिक्शनल कैरेक्टर्स। तो किसने इनको फिक्शनल कैरेक्टर्स की तरह बताया था? तो इसका आंसर है जेन ऑस्टन।
जेन ऑस्टन ने इनको फिक्शनल कैरेक्टर्स की तरह बताया था। लेडी बर्ट्राम नाम है इनका, इज़ाबेला थॉर्पे और मिस जेनिंग्स। ये कैरेक्टर्स जो है, लेडी जो बर्ट्राम है वो मैंसफील्ड पार्क में आती हैं, है ना। जॉन ऑस्टन की का वर्क है मैंसफील्ड पार्क, जो कि 1814 में आया था, उसमें आती हैं लेडी बर्ट्राम। ठीक है, इसमें जो ये रहती हैं लेडी बर्ट्राम, वो बहुत लेज़ी और इंडोलेंट एरिस्टोक्रेटिक वुमेन रहती हैं। मोरल वीकनेस का सिंबल है ये, और पैसिविटी का सिंबल है ना, कि ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है। इज़ाबेले जो है ये नॉर्थएंगर एबी में आती हैं। किस वर्क में आती हैं? नॉर्थएंगर एबी में आती हैं। ये 1798 के अराउंड, 98 या 99 के अराउंड लिखा गया था। और इसमें जो मिस वो इज़ाबेला थॉर्पे रहती हैं, ये थोड़ी फ्लर्टियस और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर रहता है इनका, है ना। और मिस जेनिंग्स की बात करें तो ये फेमस कैरेक्टर है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी फेमस वर्क है जेन ऑस्टन का, जो कि 1811 में आया था, उसकी कैरेक्टर रहती हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। लेडी बर्ट्राम जो है ये किसका कैरेक्टर है? मैंसफील्ड पार्क का कैरेक्टर है। इज़ाबेला थॉर्पे नॉर्थएंगर एबी का कैरेक्टर है। और मिस जेनिंग्स जो है ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी का कैरेक्टर है। ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव रहती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन काइंड हार्टेड रहती हैं। तो ये एक कॉमिक कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये क्या रहती हैं? जनरस भी रहती हैं। सेंस एंड सेंसिबिलिटी कब आया था? ये बिल्कुल मत भूलना। प्राइड एंड प्रेजुडिस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में आया था। और इनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन है? मिस जेनिंग्स। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो जेन ऑस्टन के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एन रेडफील्ड है, मिसेस रेडक्लिफ, आई एम सॉरी, एन रेडक्लिफ जो है, इनका ये जो है गॉथिक नोवेल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और जो शार्लो ब्रोंटे हैं, इनका फेमस वर्क कौन सा है शार्ली ब्रोंटे का? जेन आयर। जेन आयर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा शर्ली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शार्ले ब्रोंटे का। जेन आयर अक्सर पूछा जाता है, इसलिए शार्लो ब्रोंटे का जेन आयर बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, जॉर्ज इलियट का पेन नेम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैरी एन इवांस। मैरी एन इवांस इनका पेन नेम है। और मिल ऑन द फ्लॉस इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क है, मिल ऑन द फ्लॉस। इसके अलावा मिडिल मार्च और एडम बीट करके भी इनका एक वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which Indian author first book is a collection of poems published in 1980 as mappings? तो इनमें से कौन से ऑथर की पहली पोएम का कलेक्शन जो है पब्लिश हुआ था 1980 में, किस नाम से? मैपिंग्स नाम से। तो विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की पहली बुक का जो कलेक्शन था, मैपिंग्स नाम से इनका एक पोइट्री कलेक्शन आया था। किसका? विक्रम सेठ का। रिटन वाइल ही वॉज अ स्टूडेंट एट स्टैनफोर्ड। ठीक है, कब लिखा गया था? जब ये स्टूडेंट थे स्टैनफोर्ड में। और विक्रम सेठ की बात करें तो द गोल्डन गेट करके इनका एक फेमस वर्क है। ए सूटेबल बॉय करके एक इनका वर्क है। और है एन इक्वल म्यूजिक। तो कौन कौन से वर्क है इनके? द गोल्डन गेट, ए सूटेबल बॉय और एन इक्वल म्यूजिक। ठीक है, सूटेबल बॉय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अरुंधति रॉय की बात करें तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में इनको बुकर प्राइज़ मिला था इसके लिए। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कब आया था? अरुंधति रॉय का वर्क है 1997। ठीक है, फिर कमला दास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कमला दास का को और क्या बोला जाता है? माधवी कुट्टी बोला जाता है इनको। माधवी कुट्टी इनका दूसरा नाम है। ठीक है, समर इन कैलकटा इनका बहुत फेमस वर्क है, 1965 में आया था, समर इन कैलकटा। इसके अलावा डिसेंडेंट्स और माई स्टोरी का ईयर भी पूछा जाता है। डिसेंडेंट्स के अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट है? माई स्टोरी। और माई स्टोरी कब आया था? 1976 में। समर इन कैलकटा और माई स्टोरी बिल्कुल नहीं भूलना है।
नेक्स्ट ऑप्शन अमिताभ घोष की बात करें तो इनका सर्कल ऑफ रीजन इम्पॉर्टेंट है, द शैडो लाइन्स इम्पॉर्टेंट है, और इबिस ट्रायोलॉजी बिल्कुल नहीं भूलना है। इबिस ट्रायोलॉजी, इबिस ट्रायोलॉजी में पूछा जाता है कौन कौन से वर्क आते हैं, तो सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज जो कि 2008 में आता है इनका ये वर्क। रिवर ऑफ स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक ये कब आता है, 2011 में आता है। और इसके अलावा फ्लड ऑफ फायर, ये तीनों याद रखना, ये इबिस ट्रायोलॉजी के पार्ट हैं, जो कि किसकी है, अमिताभ घोष की हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे, 3 ये नाम दे देंगे और एक कोई और नाम दे देंगे कि इनमें से कौन सा नहीं आता है इबिस ट्रायोलॉजी में, तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर। फ्लड ऑफ फायर जो है 2015 में आती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैपिंग्स विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ग्रेट जर्मन क्लासिसिस्ट एंड नोबल लॉरिएट रॉट अ थ्योरी ऑफ रोम, थ्योरी ऑफ रोम किसने लिखा था, तो ये थियोडोर मॉमसन ने लिखा था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन से नोबल लॉरिएट हैं जिसने थ्योरी ऑफ रोम लिखा था, थियोडोर मॉमसन ने लिखा था। और थियोडोर मॉमसन का ये पूछ सकते हैं कि ये पहले जर्मन राइटर थे, फर्स्ट जर्मन थे जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लियोपोल्ड सेंघोर, एमी सीजर एंड फ्रांज फैनन किससे एसोसिएटेड हैं, तो आपने एमी सीजर और फ्रांज फैनन का नाम तो बिल्कुल सुना होगा, है ना। तो ये किससे एसोसिएटेड है, नेग्रिट्यूड, नेग्रिट्यूड मूवमेंट से जो है ये रिलेटेड है। इसमें लियोपोल्ड सेडर सेंघोर हैं और एमी सिज़ेरे हैं, फ्रांज फैनन हैं। और जो नेग्रिट्यूड मूवमेंट है ये 1930s में आया था। कहाँ पे डेवलप हुआ था, पेरिस में डेवलप हुआ था। ठीक है, कुछ कैरिबियन स्टूडेंट्स ने शुरू किया था। तो इनमें से फ्रांज फैनन के वर्क इंपॉर्टेंट है। फ्रांज फैनन का वर्क है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, और द रेस्ट ऑफ द अर्थ तो बिल्कुल नहीं भूलना है। द रेस्ट ऑफ द अर्थ किसका है, फ्रांज फैनन का है। इसके अलावा ब्लैक स्किन वाइट मास्क। ठीक है, और ये ब्लैक आइडेंटिटी से रिलेटेड हैं, और जो यूरोपियन कल्चरल सुपीरियरिटी होती है उसको ये क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। हार्लेम रेनेसा की बात करें तो हार्लेम रेनेसा से भी पहले 1920s 30s की बात है ना। और इसमें अगर आपने नाम सुना हो जोरा नील हसन, वो रिलेटेड हैं इससे। और बैक टू अफ्रीका जो है ये भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। और जो सिज़ेरे हैं उनको सररियलिज्म से भी कनेक्ट किया जाता है, लेकिन ये जो तीनों फिगर हैं ये किससे रिलेटेड हैं, नेग्रिट्यूड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रास इज सिंगिंग एंड द गोल्डन नोटबुक आर द फेमस वर्क्स ऑफ, तो ये किसके फेमस वर्क हैं, डोरिस लेसन के ये फेमस वर्क हैं। द ग्रास इज सिंगिंग एंड द गोल्डन नोटबुक इसका वर्क है डोरिस लेसिंग। और विलियम गोल्डिंग की बात करें तो विलियम गोल्डिंग का फेमस वर्क है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, 1954 में आया था, फेमस लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसके अलावा द इनहेरिटर्स इम्पॉर्टेंट है। सी एस लुइस की बात करें तो इनका द स्क्रू टेप लेटर्स, और या फिर द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, है ना, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया इम्पॉर्टेंट है। और द स्क्रू टेप लेटर्स। टेड ह्यूज के एक वर्क है बर्थडे लेटर्स करके, बर्थडे लेटर्स एंड द हॉक इन द रेन, द हॉक इन द रेन। टेड ह्यूज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, द हॉक इन द रेन एंड द बर्थडे लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट ग्रेप्स ऑफ रेथ, ग्रेप्स ऑफ रेथ किसने लिखा है, तो फिट्जगराल्ड ने तो नहीं लिखा इसको। इसको लिखा है जॉन स्टीनबैक ने, किसने लिखा है, जॉन स्टीनबैक ने। और इसमें किस फैमिली का मेंशन होता है, जोड फैमिली का मेंशन होता है इसमें।
GOAT जोट फैमिली का मेंशन होता है, माइग्रेशन की बात करते हैं। जो द ग्रेप्स ऑफ रेथ है उसके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था 1940 में, 1940 में। और जो स्टीनबैक है उनको बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिलता है 1962 में। तो स्टीनबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिलता है 62 में। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन से एक्सप्लोर करें तो फिट्ज़गेराल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिट्ज़गेराल्ड से आपको बिल्कुल एक वर्क याद आ जाना चाहिए इनका, ग्रेट गैट्सबी। ग्रेट गैट्सबी इनका वर्क है जो कि 1925 में आया था। फिट्ज़गेराल्ड का कौन सा वर्क है? द ग्रेट गैट्सबी। अर्नेस्ट हेमिंग्वे से आपको कौन सा वर्क याद आ जाना चाहिए? द ओल्ड मैन एंड द सी, और इसका बिल्कुल ईयर आपको पता होना चाहिए 1952। और वर्क की बात करें तो द फेयरवेल टू आर्म्स भी इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से वर्क है? द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में आया था, और फेयरवेल टू आर्म्स ये उससे पहले आया था 1929 में। ठीक है, ओल्ड मैन एंड द सी बिल्कुल नहीं भूलना। फिर जॉन अपडाइक की बात करें तो इनसे एक चीज़ याद रखना कि रैबिट सीरीज़ इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है, रैबिट सीरीज़ जॉन अपडाइक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट सेड दैट इमर्शन दैट ही हैड ए ग्रीक हेड ऑन अ राइट यानी शोल्डर्स? तो ये किसने बोला था इमर्सन के बारे में कि ही हैड ए ग्रीक हेड ऑन राइट यानी शोल्डर? ये लॉवेल ने बोला था, जेम्स रसेल लॉवेल, आपने नाम सुना होगा, अमेरिकन पोएट हैं। और फायरसाइड पोएट्स सुना होगा आपने, फायरसाइड पोइट से रिलेटेड हैं ये। लॉवेल के इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें तो बिगलो पेपर्स बिल्कुल नहीं भूलना है, लॉवेल के वर्क में बिगलो पेपर्स इम्पॉर्टेंट हैं। फिर उन्होंने ए फेबल फॉर क्रिटिक्स भी लिखा है। इनका पूरा नाम क्या है? जेम्स रसेल लॉवेल, और इन्होंने क्या लिखा है? बिगलो पेपर्स और ए फेबल ऑफ क्रिटिक्स। ठीक है, इन्होंने राल्फ वॉल्डो इमर्सन जो हैं उनके बारे में बोला था, एक ग्रीक हैड ऑन राइट यानी शोल्डर। ग्रीक हैड से मतलब क्या बताना चाह रहे थे वो? कि क्लासिकल इंटेलेक्ट को दर्शाना चाह रहे थे कि इनमें बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल डेप्थ है। ठीक है, और यानी शोल्डर से क्या बताना चाह रहे थे वो? जो इनकी प्रैक्टिकल अमेरिकन आइडेंटिटी है उसको बताना चाह रहे थे। और जो ऑप्शंस हैं हमारे, हेनरी डेविड थोरियो, तो इससे आपको वॉल्डन याद आ जाना चाहिए। थोरियो के इम्पोर्टेंट वर्क में क्या आता है? वॉल्डन। और इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस करके भी इनका वर्क है। तो थ्योरियो के वर्क, हेनरी डेविड थोरियो के वर्क कौन कौन से हैं? वॉल्डन और सिविल डिसोबीडियंस। वॉल्ट विटमैन का फेमस वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास। वॉल्ट विटमैन का फेमस वर्क क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तो आप कैसे भूल सकते हो? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, मैंने भी इनके कुछ वर्क्स कवर कर रखे हैं। इमर्शन की भी कुछ एक वर्क कवर कर रखा है। और नॉर्थ ऑफ बॉस्टन करके किसका वर्क है? नॉर्थ ऑफ बॉस्टन करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क है, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। और इनका द रोड नॉट टेकन भी मैंने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्विफ्ट's Tale of a Tub and the Battle of the Book were published in, तो इनका एक ही आंसर है 1704। स्विफ्ट का टेल ऑफ टब और बैटल ऑफ बुक्स वो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें एंशियंट और मॉडर्न का जो है क्वेरल दिखाया गया है। और इसकी डेट क्या है टेल ऑफ टब की और बैटल ऑफ बुक्स की? 1704। टेल ऑफ टब बोल सकते हैं एक रिलीजियस सटायर है। इसमें तीन ब्रदर्स दिखाए जाते हैं, एक जो है कैथोलिज्म से रिलेटेड रहते हैं, एक जो हैं वो एंग्लिकनिज्म हम बोल सकते हैं उससे रिलेटेड रहते हैं, और एक डिसेंट रहते हैं, है ना। और बैटल ऑफ द बुक्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये मॉक हीरोइक सटायर है, और इसमें कौन सी कंट्रोवर्सी होती है? एंशियंट वर्सेस मॉडर्न। ठीक है। और 1724 में इनका अराउंड टाइम ऑफ ड्रेपियर्स लेटर आता है। ड्रेपियर्स लेटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और
गलिवर ट्रैवल तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। गलिवर्स ट्रैवल का फुल टाइटल इम्पॉर्टेंट है, ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। गलिवर्स ट्रैवल जो है पब्लिश हुई थी 1726 में, और इसका फुल टाइटल क्या है, ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये किस किस नेशन में जाते हैं, ये लिलीपुट में जाते हैं। लिलीपुट जो है एक तरीके से सटायर करते हैं ब्रिटिश की पॉलिटिक्स पे, लिलीपुट पे जाते हैं। इसके अलावा ब्रॉबडिंगनेग ब्रॉबडिंगनेग पे जाते हैं, और ये मोरल पर्सपेक्टिव जो है ह्यूमैनिटी का वो बताते हैं ब्रॉबडिंगनेग में। लपूटा लपूटा जो है ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सा जो है सटायर किया जाता है साइंस एंड फिलोसोफर्स पे। सो लपूटा, लिलीपुट, ब्रॉबडिंगनेग, लपूटा। और इसके अलावा लास्ट में कहाँ जाते हैं ये जो याहूस की बात की जाती है, तो इसकी मैं आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन नेचर को ये क्रिटिसाइज करते हैं, HOUYHNHNMS, ठीक है। और इसमें किसकी बात करते हैं, ये याहूस की बात करते हैं। तो ये 4 याद रखना। इसके अलावा स्विफ्ट का ये मॉडेस्ट प्रपोजल भी फेमस है, ए मॉडेस्ट प्रपोजल, जिसमें वो एक सजेशन देते हैं कि जो आयरिश बच्चे हैं आप उनको खा जाओ, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल सटायर देते हैं ब्रिटिश के एक्सप्लॉइटेशन पे। रेपियर्स लेटर की भी डेट याद रखना, 1724-25 में आता है। गलिवर्स ट्रैवल कब आता है, 1726 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In linguistics, what is understood by the term register? The way in which a language register in the mind of its users, ऐसा तो कुछ नहीं है। The way the users language register the nuances of that language, ऐसा भी नहीं है। Language designed specifically designed for the subject situation it deals. So yes, यही होता है रजिस्टर। लैंग्वेज यूज इन द इनफॉर्मल सिचुएशन, इनफॉर्मल सिचुएशन भी नहीं होता है। तो रजिस्टर जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है, स्पेशली है ना, जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से। जैसे कि आप साइंस से रिलेटेड बात करोगे तो उसके लिए अलग रजिस्टर्स का यूज़ करोगे, मेडिकल फील्ड में अलग यूज़ होता है, लीगल फील्ड में अलग रजिस्टर्स का यूज़ होता है ना। तो हर सिचुएशन के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट एम्प्लॉयड डिसोल्यूशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो इलियट किसकी बात करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते हैं। उनके कौन से ऐसे में, मैंने आपको बताया था, मेटाफिजिकल पोएट्स, टीएस इलियट का फेमस ऐसे है। मेटाफिजिकल पोएट्स में ये किसकी बात करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते हैं। ये 1921 में पब्लिश हुआ था, और ये डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं हम इसको, डिसोल्यूशन ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इलियट क्या बोलते हैं बेसिकली कि जो 17th सेंचुरी के पोएट्स हैं लाइक जॉन डन, तो इन्होंने क्या किया है, थॉट और फीलिंग को यूनिफाई किया है, ठीक है। और लेकिन जो मिल्टन और ड्राइडन के बाद के पोएट्स हैं उनमें एक स्प्लिट देखा गया है, उनमें एक डिसोल्यूशन देखा गया है, डिसोसिएशन देखा गया है बिटवीन इंटेलेक्ट एंड द इमोशन। तो ये बोलते थे कि डन और जैसे मेटाफिजिकल पोएट्स ने थॉट एंड फीलिंग को जो है यूनिफाई किया है, लेकिन मिल्टन और ड्राइडन के बाद वाले पोएट्स के बीच में एक स्प्लिट देखा गया है, उनके इंटेलेक्ट के बीच में और उनके इमोशंस के बीच में, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं दिल और दिमाग जो है अलग अलग जा रहा है इनका। तो एक तरीके से डिसोल्यूशन है सेंसिबिलिटी का, ठीक है। और तो ये मेटाफिजिकल पोएट इसका आंसर हो जाएगा। हैमलेट की प्रेडिकमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, मिल्टन की पोइट्री में भी नहीं है, और कीट की पोइट्री में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which one of the following is not written by रोहिंटन मिस्ट्री? रोहिंटन मिस्ट्री ने क्या नहीं लिखा है? तो देखो, सच ए लॉन्ग जर्नी तो रोहिंटन मिस्ट्री का है, सच ए लॉन्ग जर्नी, है ना। और इसके मतलब इसमें एक इंदिरा गांधी का जो एरर था उसके बारे में बात की है रोहिंटन मिस्ट्री ने।
स्विमिंग लेसन्स एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम फिरोज शाह बाग भी इनका है ना। ये पारसी फैमिली का नरेटिव देते हैं, इसमें फैमिली मैटर्स को डिस्कस किया है रोहिंटन मिस्त्री ने। फिरोज शाह बाग भी है और फैमिली मैटर्स भी है, ठीक है। पारसी फैमिली का फैमिली मैटर्स में दिया हुआ है। और कैलकाटा क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा, अमिताभ घोष का वर्क है। अमिताभ घोष का वर्क है, इसमें साइंस फिक्शन की बात की है इन्होंने, ठीक है। तो ये अगर ये अमिताभ घोष का है तो किसका नहीं है? रोहिंटन मिस्त्री का नहीं है। बाकी तीनों किसके हैं? रोहिंटन मिस्त्री के हैं। हु रोट द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक? तो ये किसने लिखा है द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक? ये लिखा है एडवर्ड सईद ने, जिन्होंने ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये जो द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक है, इन्होंने एक तरीके से एक आइडिया डेवलप किया था, वर्ल्डलीनेस ऑफ टेक्स्ट की बात की थी कि वर्ल्डलीनेस होती है, वर्ल्डलीनेस ऑफ द टेक्स्ट की बात की थी किसने? एडवर्ड सईद ने। और इनका ओरिएंटलिज्म के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना है। द वर्ल्ड, टेक्स्ट और क्रिटिक में एक तरीके से ये आर्ग्यू कर रहे थे कि लिटरेचर जो है वो पावर एंड पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। और ओरिएंटलिज्म के अलावा इन्होंने किसकी बात करी थी? कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म की भी बात करी थी। और इसके और ऑप्शंस देख लेते हैं। डेरिडा का ऑफ ग्रामेटोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1967 इसकी डेट याद रखना। फाउंडर हैं डीकंस्ट्रक्शन के, ये किससे रिलेटेड हैं? डीकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, है ना। रोला बार्थ की बात करें तो इन्होंने डेथ ऑफ द ऑथर की बात की थी। होमी भाभा ने हाइब्रिडिटी, मिमिक्री और थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज बुक ऑफ पोइट्री ऑन कश्मीर इन इंग्लिश इज टाइटल्ड ए कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस? तो आगा शहीद अली ने एक बुक लिखी थी, बुक ऑफ पोइट्री ऑन कश्मीर, और उसका टाइटल क्या था? ए कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। जयंत महापात्रा की बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन पोएट थे टू विन, इंडियन इंग्लिश पोएट बेसिकली हम बोल सकते हैं, टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1981। जयंत महापात्रा बिल्कुल नहीं भूलना है, ये पहले इंडियन इंग्लिश पोएट की बात चल रही है यहाँ पे। पोएट ऐसे कहे जाते हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और इनके मेजर वर्क्स हैं रिलेशनशिप और हंगर। तो जयंत महापात्रा के मेजर वर्क्स क्या हैं? रिलेशनशिप और हंगर। और विक्रम सेठ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इनके फेमस वर्क हैं द गोल्डन गेट और ए सूटेबल बॉय। और आगा शहीद अली की जो वर्क है ए कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ये कब आया था? 1997 में आया था। इन्होंने बेसिकली पॉलिटिकल टर्मोइल बताया कश्मीर में। और ये फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि ये गज़ल फॉर्म में लिखा गया था, वो भी इंग्लिश में। इसके लिए फिर इन्हें क्या मिला था? प्राइज़ भी मिला था। और जो शाहिद अली हैं, इनका एक और फेमस वर्क है कॉल मी इस्माइल टुनाइट, है ना, कॉल मी इस्माइल टुनाइट। तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इस्माइल, कॉल मी इस्माइल टुनाइट। डॉन मॉरिस इम्पॉर्टेंट है, इंडो एंग्लिकल पोइट्स हैं, ये एंग्लियन पोइट हैं। और इनका एक वर्क फेमस है ए बिगनिंग, ठीक है, ए बिगनिंग फेमस है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरणदास चोर इज द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ अ थिएटर आर्टिस्ट। हबीब तनवीर का फेमस प्ले है चरणदास चोर, ठीक है। हबीब तनवीर बहुत ज़्यादा फेमस है। उत्पल दत्त की बात करें तो ये पॉलिटिकल थिएटर से रिलेटेड है, मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थिएटर से रिलेटेड है। और इन्होंने टाइनर तलवार करके एक वर्क लिखा था उत्पल दत्त ने। बादल सरकार थर्ड थिएटर के पायनीर हैं। बादल सरकार किसकी बात करते हैं? ये टर्म बिल्कुल याद रखना, पूछा भी गया है। थर्ड थिएटर एमपी सेट में ही पूछा गया है। थर्ड थिएटर किसका टर्म है? बादल सरकार पायनियर कहे जाते हैं थर्ड थिएटर के। और इनके फेमस प्ले का नाम क्या है? एवं इंद्रजीत। और हबीब तनवीर का जो ये चरणदास चोर है, ये कब आया था? 1975 में आया था।
बेसिकली ये छत्तीसगढ़ के फोक थिएटर से पे बेस्ड है, ठीक है। और विजय तेंदुलकर की बात करें तो विजय तेंदुलकर के मेजर प्लेस जो है वो है घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल किसका है? विजय तेंदुलकर का है। और एक इनका फेमस है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। और ठीक है, इसके अराउंड ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड? थिएटर ऑफ एब्सर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। एटरंड, बेकेट, आयनेस्को, एजलिन। तो सैमुअल बेकेट ने बहुत सारे वर्क तो लिखे हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड, लेकिन टर्म किसने कॉइन किया था? मार्टिन एस्लिन ने कॉइन किया था। मार्टिन एस्लिन ने जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड टर्म है, ये बिल्कुल याद रखना, आप सैमुअल बेकेट से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है इन्होंने 1961 में एक्सप्लेन किए थे, जिसमें वर्क इंक्लूड थे बैकेट के, योनेस्को के, है ना। और इसके अलावा जीन जेनेट हैं उनके, अर्थर एडमॉफ के। तो ये सब थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड हैं। जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड बेसिकली मीनिंगलेसनेस के बारे में बात करता है ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करता है। और इसका फेमस एग्जाम्पल है सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट, है ना। सैमुअल बेकेट का ये इम्पोर्टेंट है, वेटिंग फॉर गोडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द वीव ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? उर्मिला पवार का फेमस वर्क है द वीव ऑफ माई लाइफ, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं। पी शिवाकामी जो है तमिल फेमिनिस्ट राइटर हैं। पी शिवाकामी, तमिल बिल्कुल याद रखना, आपको शिवाकामी से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और लक्ष्मीबाई तिलक जो है, एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है, फेमस है, स्मृति चित्रे करके इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। फिर उर्मिला पवार का जो वीव ऑफ माई लाइफ है, इसका दूसरा नाम क्या है? आयदान। वीव ऑफ माई लाइफ का दूसरा नाम क्या है? आयदान। और ये 2003 में आया था। तो द वीव ऑफ माई लाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं आयदान, है ना। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, और ये मराठी में लिखी गई थी। आयदान किस में लिखी गई थी? मराठी में लिखी गई थी। और फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? द वीव ऑफ माई लाइफ। वीव बेसिकली एक बास्केट वीविंग को दर्शाया गया है, जो कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था उनकी ही कास्ट का। और दलित फेमिनिज्म की बात की गई है इसमें, अम्बेडकराइट मूवमेंट की थीम है इसमें, ठीक है। अनीता देसाई फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनीता देसाई की मेजर वर्क्स क्या हैं? फायर ऑन द माउंटेन, फायर ऑन द माउंटेन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लियर लाइट ऑफ द डे, है ना, क्लियर लाइट ऑफ द डे। और क्राई द पीकॉक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्राई द पीकॉक, क्लियर लाइट ऑफ द डे, फायर इन द माउंटेन, है ना। ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म के बारे में लिखती थी। नेक्स्ट है हु इज़ द एडिटर ऑफ पॉइजन ब्रेड? पॉइजन ब्रेड के जो एडिटर हैं वो कौन है? अर्जुन दांगले। अर्जुन दांगले जो है, इसका पूरा टाइटल क्या है पॉइजन ब्रेड का? ट्रांसलेशंस फ्रॉम मॉडर्न मराठी दलित लिटरेचर। तो अरुण दांगले दलित लिटरेचर की इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेटेड जो पोएट हैं। और पॉइजन ब्रेड का पूरा टाइटल क्या है? ट्रांसलेशंस फ्रॉम मॉडर्न मराठी दलित लिटरेचर। और ये दलित राइटिंग में अर्जुन दांगले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और दलित पैंथर्स करके एक मूवमेंट है, उसके भी मेंबर हैं अर्जुन दांगले। और इसके अलावा मुल्कराज आनंद की बात करें तो मुल्कराज आनंद के फेमस वर्क हैं द अनटचेबल और कूली। कूली बिल्कुल नहीं भूलना, द अनटचेबल्स। और ये बेसिकली किसके बारे में बात करते थे? कास्ट ऑपरेशंस के बारे में बात करते थे। जो इंफीरियर क्लास है उसके ऊपर ही लिखते थे, लाइक अनटचेबल्स, कूली, ठीक है। और एलियट की बात करें तो अम्बेडकराइट मूवमेंट के स्कॉलर थे। और इन्होंने लिखा था फ्रॉम अनटचेबल टू दलित, इनका फेमस वर्क है फ्रॉम अनटचेबल टू दलित, बिल्कुल नहीं भूलना। और जोसेफ मैकवान का एक इम्पॉर्टेंट है, अंगालियत करके इन्होंने वर्क लिखा था, अंगालियत, जोसेफ मैकवान ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ अ फेमस इंडियन नोवेल संस्कारा। तो फेमस इंडियन नोवेल संस्कारा किसने लिखी है, जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं, संस्कार किसने लिखी है? यू आर अनंत मूर्ति ने लिखी है, यू आर अनंत मूर्ति ने लिखी है। ये एक कन्नड़ नोवेल है, लैंडमार्क कन्नड़ नोवेल है। किसने लिखी है? यू आर अनंत मूर्ति ने लिखी है। ये ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी की बात करते हैं, जो रिचुअल होता है प्योरिटी के लिए, उसकी बात करते हैं। इस पे एक फिल्म भी बनी थी 1970 में, जिसको पट्टाभी रामा रेड्डी ने डायरेक्ट किया था। और जो अनंत मूर्ति थे, ये बाद में जो है साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट भी बने थे। A.K. रामानुजन की बात करें तो इनका द स्ट्राइडर्स करके फेमस वर्क है, द स्ट्राइडर्स। ठीक है, इसके अलावा रिलेशंस इनका वर्क है। रामानुजन के कौन कौन से वर्क हैं? रिलेशंस, स्ट्राइडर्स और सेकंड साइट बिल्कुल नहीं भूलना, सेकंड साइट। स्पीकिंग ऑफ शिवा इनका बहुत ज़्यादा फेमस प्रोज वर्क है। स्पीकिंग ऑफ शिवा किसका? A.K. रामानुजन का। इसके अलावा फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे की बात करें तो इनका फेमस ऐसे है, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, और ऑप्शंस देखें, शिवराम करंत की बात करें तो इनका इनने ज़्यादातर जो है दूसरी लैंग्वेज में ही वर्क लिखे हैं। चुमाना डूडी करके इनका एक वर्क है। और के शिवराम की बात करें तो इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। अरविंदा मालागुट्टी की बात करें तो ये इनका मेजर वर्क क्या है? गवर्नमेंट ब्राह्मण, जो कि दलित आइडेंटिटी की बात करता है। मालागुट्टी का फेमस वर्क क्या है? गवर्नमेंट ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोइट ऑफ द अंडरवर्ल्ड इज एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स ऑफ। तो नामदेव धसल की पोएम्स की एंथोलॉजी है पोइट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। दिलीप छित्रे की बात करें तो इनका फेमस वर्क है ट्रैवलिंग इन अ केज। किसकी ट्रैवलिंग इन अ केज किसकी है? दिलीप छित्रे की है। और नामदेव धसल जो हैं दलित पैंथर्स के को फाउंडर्स में जाने जाते हैं। और दलित पैंथर्स जो थे ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1972 में, 1972 बिल्कुल याद रखना। और नामदेव धसल जो हैं इसके को फाउंडर कहे जाते हैं। और नामदेव धसल का जो पहला वर्क है वो भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कलेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं गोलपीठ करके इनका आया था एक, नामदेव धसल का। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द मुंबई का जो रेड लाइट एरिया था उस पर इसका नाम दिया गया था। अर्जुन कोलाटकर की बात करें तो इनका फेमस वर्क है जजुरी कोलाटकर से बिल्कुल नहीं भूलना है, जजुरी। ठीक है, और निज़िम जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट। और इनका फेमस वर्क हम बोल सकते हैं द अनफिनिश्ड मैन, इनका फेमस वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निज़िम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऑलमोस्ट सारे वर्क्स देख के जाना आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स डज वेलुथा अपीयर्स एज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। तो वेलुथा किसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वेलुथा। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका वर्क है? अरुंधति रॉय का फेमस वर्क है। इसको बुकर प्राइज भी मिला था 1997 में। ठीक है, वेलुथा कौन रहता है? एक दलित कारपेंटर रहता है, एक ट्रेजिक फिगर रहता है। इसके अलावा गौरा जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का वर्क है। और द गाइड किसका है? आर के नारायण का फेमस वर्क है, जिसमें कैरेक्टर रहते हैं राजू रोजी, है ना, राजू और रोजी फेमस इसके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और कांतापुरा की बात करें तो किसका है? ये राजा राव का। कांतापुरा किसका फेमस वर्क है? राजा राव का है। और इससे भी क्वेश्चन आया था कि ये गांधीयन नैरेटिव की बात करता है। ठीक है, कांतापुरा किसका वर्क है? राजा राव का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द मुल्कराज आनंद। तो कैरेक्टर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुल्कराज आनंद का फेमस कैरेक्टर है बाका। और मुल्कराज आनंद के कौन से वर्क से है? ये अनटचेबल से रिलेटेड है। अनटचेबल से रिलेटेड क्या है? बाखा।
और किसका वर्क है ये? मुल्कराज आनंद का वर्क है। और राजू मैंने आपको अभी बताया द गाइड से रिलेटेड है, जो कि आर के नारायण का वर्क है। रोज़ी भी उसी में है, राजू और रोज़ी मैंने अभी आपको बताया था। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण का फेमस वर्क है, उसमें स्वामी कैरेक्टर है। बाखा किस में है? मुल्कराज आनंद के अनटचेबल में है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अनडिलीवर्ड स्पीच एंड provides ideological framework for poets, writers and scholars on the issue of caste। तो इशू ऑफ कास्ट आपको इससे याद आ जाएगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये बी आर अम्बेडकर का वर्क है ना। जात पात तोड़क मंडल, है ना, इसकी बात करते हैं। और इसके अलावा जो ऑप्शंस है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर द शूद्रास, कास्ट इन इंडिया, तो ये सारे ही वर्क जो हैं किसके हैं? बी आर अम्बेडकर के हैं। लेकिन एनहिलेशन ऑफ कास्ट में इशूज ऑफ कास्ट की बात की गई है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।